आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी इस हफ्ते के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुदर्शन पटनायक को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सेंड वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए अब इसी के साथ सुदर्शन पटनायक के बारे में जानेंगे। सुदर्शन पटनायक का जन्म 1977 में उड़ीसा के पुरी नामक समुद्र तटीय शहर में हुआ था। उनकी उपलब्धियों में 100 फीट लंबी सांता क्लॉज की मूर्ति और भगवान गणेश की दुनिया की सबसे बड़ी रेत की मूर्ति शामिल है। उन्हें 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा बनाए गए 12 फुट की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 जीता था। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर होगा 6 मेडल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अपना अभियान 6 पदक यानी 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य के साथ समाप्त किया है। भारत के पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के फोज डू इगियाको में आयोजित किया गया था। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। रजत पदक अविनाश जामवाल ने जीता है। आइए कांस्य पदक विजेताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला कांस्य पदक जादूमणि सिंह मंडेगबाम ने जीता है, पुरुष कैटेगरी में 50 किलोग्राम। दूसरा पदक मनीष राठौर ने जीता है, पुरुष कैटेगरी में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। तीसरा पदक सचिन ने जीता है, पुरुष में 60 किलोग्राम कैटेगरी में। चौथा पदक विशाल ने जीता है 90 किलोग्राम कैटेगरी में। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा मित्तल और तिगराना, यानी कि इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को यानी मित्तल और तिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं। इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग और हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। मिताथल स्थल की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। तिगराना स्थल की बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह क्षेत्र
ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदायों, जिन्हें सोती समुदाय कहा जाता है, उनके द्वारा बसाया गया था। तिगराना स्थल हरियाणा के चांग, मित्थाल, तिगराना और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था और इसका स्थान था सिंधु नदी घाटी में, जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में है। और यहाँ के प्रमुख शहरों की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी थे। और शहरी नियोजन की बात करें तो व्यवस्थित शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के घर, जल निकासी प्रणाली भी शामिल थी। और इसकी खोज की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल लैमा 4 किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा मेटा ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। मेटा ने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई को टक्कर देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लेमा 4 लॉन्च किया है। ये मॉडल अब मेटा एआई असिस्टेंट को व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और वेब पर पावर दे रहा है। मेटा ने इसे मार्केट में चैट जीपीटी और जेमिनाई की टक्कर में उतारा है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जानेंगे इसी से संबंधित। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। नासा और आईबीएम ने एस्ट्रोनॉक्स डॉट एआई नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल विकसित किया है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल माइया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सीमा अग्रवाल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का एक नया डीजीपी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी रह चुकी है। हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। शर्ली वोथवे, जो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। उसके बाद एन चंद्रशेखर को उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। उसके बाद भारतीय अमेरिकी जय भट्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यूएसए के निदेशक बने हैं। आइए अब हम लोग संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद जानेंगे। आइए जानते हैं अनुच्छेद 5 किसके लिए उपयोग होता है संविधान के लागू होने पर, यानी नागरिकता। अनुच्छेद 14 कानून के साथ समक्ष समानता के लिए। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार के लिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार के लिए। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक सम्मान नागरिक संहिता के लिए। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसके लिए। अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बनेगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। अभी तक थाईलैंड बिम्स्टेक का अध्यक्ष था। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की है।
अब बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल को 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरीज एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था। इस योजना और मुद्रा का उद्देश्य देश में छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना था। आइए अब हम लोग माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 2015 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में की गई थी। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी की सहायक कंपनी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अब इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? इसका सही आंसर होगा लिस्बन ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 27 वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया है। राष्ट्रपति के आर नारायण के 1958 के पुर्तगाल दौरे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानून और न्याय क्षेत्र में जानकारी साझा करना है। न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। भारत ने हाल ही में कुछ वर्षों में इजराइल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ भी इसी प्रकार न्यायिक सहयोग समझौते किए हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को किसने संबोधित किया है? इसका सही आंसर होगा ओम बिरला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को संबोधित किया और इसके विषय की बात करें तो इसका विषय था सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही। 2025 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास थी। आइए अब हम लोग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी और इसके संस्थापक की बात करें तो फ्रेडरिक पासी
और विलियम रैंडल क्रैमर हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और अगर हम इसकी सदस्यता की बात करें तो इसके कुल सदस्य देश हैं 181। और हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं तूलिया एक्शन। और आईपीयू वैश्विक स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सांसदों को सशक्त बनाता है। 2024 में जमाइका को आईपीयू का 181वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा गोल्ड मेडल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। यह रुद्राक्ष पाटिल को आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2023 में काहिरा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का खिताब भी जीता था। आइए हम लोग आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करते हैं। यह निशानेबाजी स्पर्धाओं को गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1907 को हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो यह जर्मनी के म्यूनिख में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रोजी। 2024 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल भारत में हुआ था। 2025 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। आइए अब हम लोग भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित यह हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित है। तिहारी बांध परियोजना यह भागीरथी नदी पर स्थित यह उत्तराखंड में स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध योजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। श्री स्लेम बांध योजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना यह सतलुज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोयना जल विद्युत योजना यह कोयना नदी पर स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी के साथ हमारे वीकली करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।